डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश के मॉर्निंग न्यूज सेशन में। दोस्तों, आज 17 अप्रैल है, दिन है शुक्रवार का। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। और दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीपीएससी की परीक्षाओं के बारे में। यूपीपीएससी की सभी परीक्षाएं लगभग टल रही हैं। एग्ज़ाम कैलेंडर जो बनाया गया था वो लगभग ध्वस्त हो चुका है। नया एग्ज़ाम कैलेंडर सही सही तो तभी आ पाएगा जब स्थितियाँ सामान्य होंगी। फिलहाल अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप जानते होंगे खंड शिक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा कब होनी है। देखिए, इसके बारे में अलग चैनल वाले आपको कुछ भी बताएं, लेकिन अभी जब तक हालात सामान्य नहीं होते हैं तब तक ये परीक्षा नहीं हो पाएगी। और ये परीक्षा अगर बहुत जल्दी होगी तो जून के अंत में या फिर जुलाई में हो पाएगी। हालांकि मुझे इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि जो पिछली परीक्षाएं हैं वो भी स्थगित हुई हैं, तो उनको भी करवाना प्राथमिकता में शामिल रहेगा। लेकिन आप लोग स्टडी करते रहिए। देखिए, इसी के साथ एक परीक्षा और भी है एपीओ की। तो एपीओ की मुख्य परीक्षा पर भी अब संकट है। आयोग अभी तक एपीओ प्री का रिजल्ट जारी नहीं कर पाया, तो निश्चित रूप से परीक्षा टलेगी, क्योंकि एपीओ की जो मुख्य परीक्षा थी वो 16 मई को प्रस्तावित थी। तो ये परीक्षा तो टलेगी टलेगी। इसी के साथ एक परीक्षा और भी है जो कि जून में होनी थी, सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा पर असमंजस। ठीक है, तो ये जो परीक्षा होनी थी ये जून में होनी थी, 7 जून को प्रस्तावित है, लेकिन इस परीक्षा के भी टलने के आसार हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के बाद अब पेपर को सेट करवाना, फिर उसका पब्लिकेशन करना, मतलब छपवाना उसको, उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर को तय करना और अभ्यर्थियों को मैनेज करना, ये काफ़ी समय लेने वाला मतलब काम होता है। और इसलिए ये दोनों परीक्षाएं तो टलेंगी और इसकी पूरी उम्मीद की जा रही है कि ये परीक्षाएं अब समय से नहीं हो पाएंगी। अब जो परीक्षाएं टल रही हैं, इन परीक्षाओं को अपने समय पर करवाना, यानी कि आगे चल के जब लॉकडाउन खुलता है तो एक जो सत्र है, एक जो सेशन है, उस सेशन के अंदर ही करवा लेना, ये आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। सबसे बड़ी चुनौती होगी जिन परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक होती है। लाइक एज खंड शिक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा लगभग 5.5 लाख आवेदन आए थे। यूपीपीएससी की परीक्षा में भी लगभग 5 से 6 लाख लोग परीक्षा में शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से बड़ी परीक्षाएं होंगी। इसी के साथ आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद एसएससी भी अपनी परीक्षाएं जो है वो करवाएगा। हालांकि एसएससी ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जो जारी किया था, अब वो पालन हो ही नहीं सकता है। तो अब जब स्थितियां कंट्रोल में आ जाएंगी तो उसके बाद नया कैलेंडर जारी होगा और नए कैलेंडर के मुताबिक ही सारी परीक्षाएं होंगी। अब अलग अलग परीक्षाओं के नाम क्या लिया जाए, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये सारी परीक्षाएं ऐसी हैं जिनके लिए टाइम टेबल बन चुका था, लेकिन फिलहाल अब ये सारी परीक्षाएं जो है स्थगित हो गई हैं, पोस्टपोन हो गई हैं। अब इन परीक्षाओं के लिए जो नई डेट आएगी और इनके लिए जो संबंधित सूचना आएगी, उसके लिए आपको वेबसाइट पर, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको विजिट करते रहना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज या फिर हमारी वेबसाइट studyvidgyanprakash.com पर भी दिन में एक बार विजिट कर लेंगे तो आपको जो लेटेस्ट अपडेट हुआ करेगी वो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और देखिए इसी के क्रम में अगला जो देखिए ये जो न्यूज़ है, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मात्र अभी इस पर चर्चा हो रही है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, आप लोग घबराना मत। हाँ, क्या चर्चा हो रही है अब इसको मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस समय जो कोरोना वायरस है, इसकी वजह से जो पूरी दुनिया की जीडीपी है, अभी आईएमएफ ने जो ऑल ओवर वर्ल्ड की जो जीडीपी की ग्रोथ रेट जारी की है वो -3% है। तो ये तो मतलब जीडीपी जो है वो नेगेटिव में चली गई है। इंडिया के बारे में बात करें तो 1.9% है, और पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया और चाइना, चाइना कितनी है 1.2%। यही दो देश ऐसे बचे हुए हैं जो कि जीडीपी में कुछ पॉजिटिव हैं, बाकी के सारे देश या तो शून्य हैं या फिर नेगेटिव में पहुंच गए हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक संस्थान वो अपने बजट को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो इसके बारे में एक बड़ी खबर आज के हिंदुस्तान में छपी हुई है, और ये खबर ये है कि लॉकडाउन के चलते भारी नुकसान की भरपाई के लिए रेलवे कास्ट कटिंग के ट्रैक पर चलने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, योजना के मुताबिक रेलवे में ग्रुप डी की नई भर्तियों पर पाबंदी लगेगी। सरप्लस रेल कर्मियों को सेवानिवृत्त किया जाएगा। तो यहाँ पर जो वैकेंसी आ चुकी है
वो वैकेंसी चलेगी। नई वैकेंसी के आने में वक्त लगेगा जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो ठीक है, तो जो फॉर्म भरे जा चुके हैं उसकी परीक्षाएं तो होने की संभावना है और होगी भी। तो इसके साथ ही बड़े शहरों के टिकट काउंटर यानी कि जो पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम है, पीआरएस, उसको भी बंद किया जा सकता है। उसकी जगह पर क्या होगा, ऐप अलाउ कर दिया जाएगा। ऐप से लोग करेंगे बुकिंग, ठीक है। और इसके अलावा बुकिंग क्लर्क, सुपरवाइजर, टीटी कैडर का समायोजन होगा। कास्ट कटिंग पर विचार किया जा रहा है। रेलवे मंत्रालय के दस्तावेजों के अनुसार लॉकडाउन से होने वाले दुष्प्रभाव को कम करने के लिए सभी 17 जोनल रेलवे से कास्ट कटिंग पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसमें प्रमुख सुझावों में यहाँ पर देखिए इसमें प्रमुख सुझावों में रेलवे के ग्रुप डी की नई भर्तियों पर पूरी तरह से रोक लगाना है। ये जो विचार चल रहा है इसमें चपरासी से गैंगमैन, ट्रैकमैन, पॉइंटमैन आज शामिल है। इसके अलावा विभिन्न रेलवे जोन में सफाई कर्मचारी, पार्सल पोर्टर आदि सरप्लस कर्मचारियों की छंटनी कर उन्हें सेवानिवृत्त करने का सुझाव दिया गया है। तो ऐप से जनरल टिकट की बुकिंग करने की सिफारिश की गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ट्रेनों में जो सफाई के लिए ऑनबोर्ड हाउस कीपिंग स्कीम होती है उसका बजट 50% कम करने को कहा गया है। मैन पावर कम करने के लिए रेलवे ने देश के बड़े रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटरों को पूरी तरह से बंद करने को कहा है। बुकिंग क्लर्क, सुपरवाइजर, टीटीई, टीसी कैडर का समायोजन करने की योजना है। अनारक्षित टिकट यानी कि यूटीएस को बंद कर उसके स्थान पर यूटीएस मोबाइल ऐप से जनरल टिकट की बुकिंग करने की सिफारिश की गई है। ट्रैक मरम्मत कार्य में लगे रेल कर्मियों की संख्या कम कर ट्रैक मशीन और उपकरणों से काम करने की सलाह दी गई है। तो रेलवे अधिकारियों का कहना है कि कास्ट कटिंग को लेकर चर्चा हो रही है, इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो आपको ये भी बता दें कि जब भी कोई इस तरीके का डिसीजन लिया जाता है तो उसमें कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर ही लिया जाता है। तो इसलिए बहुत पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी खबर आ गई और आलोचना शुरू कर दी जाए। फिलहाल देखिए कि क्या होता है, क्योंकि प्रत्येक संस्थान खुद को बचाने की कोशिश तो कर ही रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये सारे कदम उठाए जाने के बारे में चर्चा की जा रही है। और देखिए एक अच्छी खबर भी है आप सभी लोगों के लिए। अगर आपने कोई पॉलिसी ली थी, मान लीजिए आपकी गाड़ी का जो इंश्योरेंस था, अगर वही जो है एक्सपायर हो रहा है और वो एक्सपायर हुआ है 25 मार्च से लेकर लॉकडाउन की स्थिति के बीच में, यानी कि 3 मई के बीच में अगर आपका ये इंश्योरेंस जो था वो एक्सपायर हो गया है, तो इसको अब आप आराम से रिन्यू करवा पाएंगे। मतलब इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। वित्त मंत्रालय ने देशव्यापी लॉकडाउन के चलते बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य और वाहन बीमा पॉलिसीज पर बड़ी राहत दी है और इनके नवीनीकरण की जो तारीख है वो बढ़ाकर 15 मई कर दी है, ठीक है। इसका फ़ायदा उन बीमा पॉलिसी पर भी मिलेगा जिनकी नवीकरण की तारीख 25 मार्च से 3 मई के बीच पड़ती है। तो वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा है कि पॉलिसी धारकों की दिक्कतें दूर करने के लिए सरकार ने अधिसूचना जारी कर उन्हें 15 मई 2020 तक या फिर उससे पहले अपनी पॉलिसी का नवीकरण करने की अनुमति दे दी है। इसका फ़ायदा उन्हीं पॉलिसी धारकों को मिलेगा जो तारीख मैंने आपको बताई थी, जिनका नवीकरण कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के दौरान होना था, ठीक है, यानी कि 25 मार्च से 3 मई के बीच। तो अब ये लोग 15 मई तक इसका भुगतान कर सकेंगे। पहले ये तारीख 21 अप्रैल थी। तो देखिए यहाँ पर दावे पर मिलेगा भुगतान, मतलब अधिसूचना में बीमा धारकों को वाहन बीमा थर्ड पार्टी कवर के साथ ही स्वास्थ्य बीमा कवर पार्टी रखने का भरोसा दिलाया गया है। बीमा धारकों को यह भी भरोसा दिया गया है कि यदि नवीकरण कराए जाने के पहले इस अवधि में किसी दुर्घटना या बीमारी पर वे उचित दावा करते हैं तो वो पॉलिसी के सभी लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ग्रेस पीरियड कर दिया गया है, तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। अगर चाहें तो आप नवीकरण कर लें या फिर आप 15 मई तक करवा सकते हैं अगर आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो रही थी तो। और इसी के साथ जैसा कि आप जानते हैं कि माध्यमिक स्कूलों में 20 अप्रैल से ऑनलाइन पढ़ाई कराने के उप मुख्यमंत्री की मतलब डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के निर्णय पर शिक्षकों ने सवाल उठाए हैं। शिक्षकों का कहना है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 90% से अधिक छात्र गरीबी रेखा के नीचे वाले हैं, उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो उनकी पढ़ाई कैसे करवाई जाए। ये भी है कि यदि कुछ के पास है भी तो वो उनके भैया चाचा पिताजी के पास रहता है। केवल 30% छात्रों को ही एंड्रॉयड फ़ोन उपलब्ध हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार से ये पढ़ाई करवाई जाए, और भी तमाम समस्याएं उन्होंने बताई हैं कि उनके पास माइक्रोफोन, हाई डेफिनेशन कैमरा वगैरह भी नहीं है। और कुछ मतलब टीचर भी ऐसे हैं, 20% टीचर ऐसे हैं जो कि
एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं। हालांकि दोस्तों NIUS के जो छात्र हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं और वेबसाइट के माध्यम से शिक्षकों से बातचीत भी कर सकते हैं। सभी पाठ्यक्रम जो हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि जो भी आपके पास DTH है उसका उपयोग करके आप अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन कर सकते हैं। टाटा स्काई का चैनल है 756, डिश टीवी का 946, डेन नेटवर्क का है 512, और इसके अलावा जो अलग अलग चैनल हैं यहाँ पर जाकर आप NIUS के सारे पाठ्यक्रम ऑनलाइन चल रहे हैं, तो यहाँ पर आकर आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। और लॉकडाउन खत्म होने के 3 सप्ताह बाद परीक्षा, जुलाई में रिजल्ट, मतलब यहाँ पर जब जो परीक्षाएं बची हुई हैं वो जून के अंतिम में जुलाई के पहले सप्ताह में, मतलब लॉकडाउन के बाद करवाने के बाद रिजल्ट जो होगा वो जून के अंतिम में जुलाई के पहले सप्ताह में रिजल्ट आएगा। गुरुवार को उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में हुई शिक्षा कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। डॉक्टर शर्मा ने प्राथमिकता के आधार पर विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में BA, BSc और BCom सहित अन्य सभी पाठ्यक्रमों की बाकी परीक्षाएं कराने को कहा। इसी तरह प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित इंजीनियरिंग कॉलेजों में B.Tech, B.Pharma, BA आर्क सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों की बाकी परीक्षाएं, और मतलब जो भी परीक्षाएं होनी हैं उसके बारे में कहा गया है कि लॉकडाउन के बाद करवाई जाएंगी और बहुत जल्द इसका जो परिणाम है वो भी जारी कर दिया जाएगा। ठीक है। और यूपी बोर्ड के बारे में बात करें तो यूपी बोर्ड की कापियों का मूल्यांकन भी बहुत जल्द शुरू होगा और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाएगा। मूल्यांकन केंद्रों पर मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर की सुविधा होगी और बुलाया जाएगा जो शिक्षक होंगे और कापियों को जंचवाया जाएगा। ठीक है, ताकि परिणाम जो है वो थोड़ा जल्दी जारी किया जा सके। तो ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। और इसी के साथ देखिए एक अच्छी खबर भी है, अगर आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, फ्रीज, टीवी वगैरह कुछ खरीदना चाहते हैं तो 20 अप्रैल से ये ऑनलाइन शॉपिंग शुरू हो जाएगी। हालांकि ये जो डिलीवरी होगी सामानों की, वो आप देख रहे हैं कि इन सामानों की डिलीवरी करने वाले वाहनों को संबंधित प्राधिकरण से मंजूरी लेनी पड़ेगी, यानी कि थोड़ा वक्त आपको मिलेगा, लेकिन आप अपने सामान को 20 अप्रैल से ऑनलाइन बुक कर सकेंगे अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह से। ठीक है। और कल जो समीक्षा बैठक हुई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में, उसमें जो मुख्य कदम उठाए गए हैं उसको देख लेते हैं। पुलिस, स्वास्थ्य और स्वच्छता कर्मियों पर यदि कोई हमला करता है तो दोषी के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और IPC के तहत कठोर कार्रवाई की जाए। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि लोग, स्वास्थ्य टीम और जो हमारे रक्षक हैं उन पर हमला हो रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी कदम था। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में केवल मेडिकल, सैनिटाइजेशन एवं डोर स्टेप डिलीवरी टीमों को ही आवागमन की अनुमति होगी। कोरोना वायरस के संक्रमण को छुपाने एवं जानबूझकर न बताने वालों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतलब जो लोग कोरोना वायरस के संक्रमण को छिपा रहे हैं या जानबूझकर नहीं बता रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी। लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से भारत सरकार द्वारा विभिन्न गतिविधियों का संचालन अनुमन्य है। इस संबंध में शासनादेश तत्काल जारी किया जाएगा। सभी अस्पतालों में N95 मास्क, PPE सहित संक्रमण से सुरक्षा के लिए सभी उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने की भी बात कही गई है। और होम क्वारंटाइन हेतु घर भेजे जा रहे सभी लोगों की मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। मंडी तथा बाजारों आदि में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाएगा। गेहूं क्रय केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध होंगी और किसी भी खाद्यान्न योजना में आच्छादित न होने पर जरूरतमंदों को खाद्यान्न के साथ ही 1000 रुपये का भरण पोषण भत्ता भी मिलेगा। तो ये मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप किसी भी खाद्यान्न योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं तब भी आपको कवर किया जाएगा, मतलब खाने पीने की दिक्कत और कुछ सहायता राशि आपको मिल जाएगी। और स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस पर हमला करने वालों को न बख्शें, ऐसा आदेश दिया गया है। तो पुलिस, स्वास्थ्य कर्मी और स्वच्छता कर्मियों पर यदि कोई हमला करे तो दोषी के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और IPC के तहत कठोर कार्रवाई की जाए। तोड़फोड़ किए जाने पर उपद्रवी तत्वों से नुकसान की भरपाई के लिए वसूली की जाए, उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि हेल्थ टीम के साथ पुलिस भी जाए। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी कदम था जो कि उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कहीं भी कोरोना मरीज अगर छुप कर रहते पाए गए तो थाना प्रभारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। और इसी के साथ ये भी है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पीड़ितों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। यह हेल्पलाइन सिर्फ जरूरतमंदों की मदद ही नहीं बल्कि संदिग्धों की पहचान, उनकी काउंसलिंग और चिकित्सकीय सुविधा भी मुहैया करा रही है। और देखिए सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से डाउनलोड करना होगा आरोग्य सेतु ऐप। तो हालांकि इसके बारे में मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि सरकार के द्वारा ये जो ऐप
जारी किया गया है। ये किस प्रकार से आप इंस्टॉल करेंगे, किस प्रकार से ये ऐप काम करता है, पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ। दोबारा से देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं आई बटन पर, और इसी के साथ नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप इस ऐप के बारे में सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षकों के साथ साथ हर आदमी को इस ऐप को डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि ये आपको आपके बचाव के लिए, ये आपको कोरोना के खतरे से आगाह करता है। ठीक है, तो बहुत जरूरी ऐप है, इसको भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और सरकारी अधिकारी न करें जूम का उपयोग। एक ऐप आया है जूम, उसमें 40 से अधिक लोगों के साथ मतलब आप मीटिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं अलग अलग, जैसे न्यूज़ वगैरह में होता है। व्हाट्सएप पर तो केवल 4 लोग, लेकिन यहाँ पर 40 लोगों को आप जोड़ सकते हैं। तो ये जो है इसमें डाटा लीक होने का खतरा है, और इसलिए यहाँ पर मना किया जा रहा है कि सरकारी अधिकारी न करें जूम का उपयोग। गृह मंत्रालय के द्वारा ये निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्रालय की एजेंसी साई कोर्ट ने कहा कि इससे आम नागरिकों के डेटा और डिवाइस भी सुरक्षित नहीं है। तो भारत की ही कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने 6 फरवरी और 30 मार्च को भी आशंका जताई थी, इसके जरिए लोगों का डाटा चुराया जा रहा है। तो इससे पहले अप्रैल में ही जूम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और संस्थान एरिक युवान ने माफ़ी मांगी थी और सुधार की बात कही थी। तो मतलब ये सुधार हो नहीं पाया, तो इसका उपयोग अगर आप लोग न करें तो बेहतर है। तो दोस्तों ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।